कार्यक्रम में जहां जनसंख्या एक अलग और एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं इस जनसंख्या में शामिल बच्चों की संख्या भारत के नए भविष्य की कल्पना को उस समुद्र में ले जाती है जो बहुत गहरा है और सुनहरा है। लेकिन आज के परिदृश्य में देखें तो कोरोना की लहर भी अपना अलग ट्रेंड दिखा रही है। जैसे पहली लहर में सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग चपेट में आए थे, फिर दूसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा युवा चपेट में आए। अब तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे शिकार हो सकते हैं। हालांकि ये अलग विषय है कि कोरोना की लहर कब आएगी, कहां से इसकी शुरुआत होगी, कितनी घातक होगी। स्थितियां कुछ भी हों, मकसद यही है कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। इस आंकड़े को भी देख लीजिए। भारत की जनसंख्या का 40% 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। उसमें हर 100 बच्चों में से लगभग 12 बच्चे असल में 5 साल से कम उम्र के हैं। बीमारी और मौत छोटी उम्र के साथ ज्यादा हावी रहते हैं। 100 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 5 की मृत्यु अपनी उम्र का 1 साल पूरा करने से पहले ही हो जाती है। बच्चों की यह मृत्यु दर विकसित देशों की मृत्यु दर से काफी ज्यादा है। विकसित देशों में यह दर 1% से भी कम है। भारतीय बच्चों की लंबाई और वजन के पैटर्न को और उनकी बीमारियों को देखें तो हमें पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। करीब 40% भारतीय बच्चों की वृद्धि ठीक नहीं हुई होती और वो कुपोषित होते हैं, अलग अलग रोगों और समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। जैसे बच्चों में हार्मोनल चेंजेस कितना इफेक्ट डालेंगे और बच्चे हेपेटाइटिस से बचाने के लिए क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों को मौसम परिवर्तन के बाद होने वाली समस्याओं से कैसे बचाएं, बच्चों को बैक्टीरियल साइनस से कैसे बचाएं, बच्चों को डायबिटीज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टाइफाइड से कैसे बचाएं। और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे कि डेल्टा प्लस अब वेरिएंट आ चुका है, मामले भी सामने आ रहे हैं। क्या ये जो वेरिएंट है बच्चों पर घातक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों को पीलिया हो जाने पर क्या उपाय करें, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम गुप्ता। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए भी है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इस विषय से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर आप सवाल पूछिए। बच्चों की समस्या और रोगों से जुड़े कोई भी अगर आपके जहन में सवाल है तो आप सवाल पूछिए, बेझिझक होकर सवाल पूछिए, छोटे सवाल पूछिए। और उम्मीद यही है कि आपको बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा और एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए लाभकारी होगी। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर घनश्याम गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्कार, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन चैनल पे। जी डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जी, मेरा कोरोना काल में, इस आपदा काल में, इसको लेकर तो हम सवाल पूछेंगे। मेरा पहला सवाल ये होने वाला था, लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक दर्शक ने एक सवाल पूछा, तो सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद जो आज परिस्थितियां बनी हुई है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सवाल पूछा है, बच्चों का पैदा होने के बाद सामान्य तौर पर वजन कितना होना चाहिए? सामान्य तौर पे वजन 2 किलो 700 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। अगर उससे कम है तो बच्चा कमजोर है। जी, और जन्म के समय वजन कम होना ऐसा किन कारणों से हो सकता है? क्या ये स्थिति आगे चलकर ठीक हो सकती है या फिर कोई आगे चलकर समस्या पैदा हो सकती है? आगे चल के ये ठीक हो सकती है। जब बच्चा पेट में रहता है, अगर मदर कायदे से भोजन ना ले, उसका स्वास्थ्य सही ना रहे, हीमोग्लोबिन कम रहे, डाइट सही से ना लिया जाए तो बच्चे का वजन सही से बढ़ता नहीं है। तो उस वजह से भी हो सकता है। और बच्चे की माँ में कुछ यूटेरस संबंधित प्रॉब्लम हो, छोटा यूटेरस हो, या फिर कोई हाइपरटेंशन हो, इन सब कंडीशनों की वजह से भी वजन कम हो सकता है। जी, और एक और सवाल यहाँ पर यह है कि समय से पहले बच्चे का जन्म होना ये कितना सही है? समय से पहले बच्चे का जन्म होना ठीक तो नहीं है। हमेशा समय पे हो वो ज्यादा बेहतर है, ना समय के बाद और ना समय से पहले। समय से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनके सारे ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं सही से, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर थोड़ा समय से ज्यादा पहले पैदा होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। लंग इमेच्योर होता है, उसमें सर्फेक्टेंट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ जाता है, वार्मर में रखना पड़ता है। तो इस सबसे बचाव के लिए बच्चे का समय से पैदा होना जरूरी है।
चूँकि हम देखते हैं कि भारत में और तमाम ज़िलों में, तमाम क्षेत्रों में इस तरह की खबरें भी सामने आती है, बातें सामने आती है कि बच्चे का समय से पहले जन्म हो गया। आप इस समस्या को कितना गंभीर मानते हैं और ये आगे चलकर कितनी जटिलताएँ और कितनी समस्याएँ पैदा कर सकती है? क्या ये आगे चलकर जो तो समस्या सामने आती है, जिस तरह से आपने कुछ-कुछ ज़िक्र भी जो किया, मैं चाहूँगा कि आप विस्तार जो पूर्वक बताएँ? जी। जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं उनको बाहर रखने में उस समय तक इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। हाइपोथर्मिया मतलब ठंडे बच्चे जल्दी हो जाते हैं जो समय से पहले पैदा होते हैं, तो उन सब में मार्टलिटी रेट ज्यादा होता है। तो उन बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो कम जी, होती है। जी। और अगर क्या इसे रोका भी जा सकता है? हाँ, अगर बच्चे का समय से पहले पैदा क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चे की मदर या तो ज्यादा स्ट्रेस में हो या उसको कोई हार्मोनल जी, कंडीशन हो या फिर वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो या किन्हीं और कारणों से एनीमिक हो। तो इस सब का सुधार पहले से किया जा सकता है अगर एएनसी चेकअप बराबर करवाती रहे मदर, और उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो वो डॉक्टर से सलाह लेके उस प्रेगनेंसी को और एक्सटेंड किया जा सकता है। जी। और इसके तरह अगर बात करें, चूँकि हर क्षेत्रों से, हर ज़िलों से इस तरह की भी खबरें सामने आती है, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा भी है कि बच्चे पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक ये समस्या देखने को मिलती है कि समय के साथ उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, यानी कि मानसिक रूप से वह अविकसित होते हैं। समय के साथ उनका दिमागी तौर पर विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए और इस स्थिति को, इस समस्या को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है ताकि आगे चलकर ये समस्या पैदा ना हो? देखिए, बच्चे जो समय से पहले पैदा होते हैं अगर ऑक्सीजन में रखा जाता है तो उनके दिमाग में थोड़े बहुत हाइपॉक्सिक चेंजेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो बच्चे थोड़ा मंद बुद्धि के दिमागी रूप से कमजोर भी हो सकते हैं। और अगर बच्चे समय से पहले पैदा हो या समय से ही पैदा हो तो उनमें अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस सही रहे, उनकी डाइट सही रहे, पहले 6 महीने तक माँ का दूध बराबर पिलाया जाए, उसमें विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाए, विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ में आयरन सप्लीमेंट दिया जाए, 6 महीने के बाद उसको विटामिन ए की खुराक दी जाए और सारे टीके अगर सही से सारे समय पे लगवाए जाए तो इस सब की संभावना कम रहती है। जो बच्चे खाते पीते नहीं है, जिनको मदर मिल्क नहीं मिलता है, उन सभी बच्चों में वो दिमागी रूप से उतने स्वस्थ नहीं होते हैं जितने कि जिनको ये सप्लीमेंट मिले और मदर मिल्क मिले। जी। अब बात आज की परिस्थितियों पर कर लेते हैं। चूँकि कोरोना काल में ये देखा गया, चाहे पहली लहर हो, चाहे दूसरी लहर हो, बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में संक्रमित हुए हैं। हालाँकि मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो ये बहुत कम है, लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा चपेट में आए हैं। अब ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी आशंका ज़ाहिर की जा रही है कि अब बच्चे शिकार हो सकते हैं और इनकी संख्या पहली और दूसरी लहर से भी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि एक महामारी में ट्रेंड भी देखा गया कि पहली लहर के अंदर उम्रदराज व्यक्ति चपेट में आए, दूसरी लहर में युवा चपेट में आए, अब तीसरी लहर में बच्चे चपेट में आ सकते हैं। इस तरह की बात कई रिपोर्ट्स के माध्यम से भी सामने आ चुकी है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, तो डेल्टा प्लस को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तो डेल्टा प्लस बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है? देखिए, डेल्टा प्लस सभी के लिए घातक है, केवल बच्चों के लिए घातक नहीं है। बच्चों में लहर की बात इसलिए आती है कि बुजुर्गों को टीके लग गए हैं, वयस्कों को टीके लग गए हैं, जी, अभी बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, इसलिए जो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो बच्चों में पड़ेगा। इसीलिए तो सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा है। अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन इंडिया में आई नहीं है, अभी ट्रायल में है। तो जब वैक्सीन आ जाएगी तो बच्चों को जब लगना शुरू हो जाएगा तो इसकी संभावना कम हो जाएगी। और जी। और अगर ये मान लिया जाए कि बच्चों को एक पल के लिए कोरोना हो भी गया तीसरी लहर में, खुदा ना खास्ता कि ऐसा हो, तो उनके शरीर के जो अंग है वे किस कदर प्रभावित हो सकते हैं? हमने अगर हम देखें तो पहली लहर के ट्रेंड को, अगर दूसरी लहर के ट्रेंड को देखें या फिर विदेशों में आने वाली महामारी के वेव को देखें, तो किस कदर अंग प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, बच्चों में जो कॉमन सिम्टम आते हैं, फीवर का होता है, कफ का होता है और डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, मेन यही सिम्टम आ रहे हैं अभी जो बच्चों में आ रहे हैं। और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो रहे हैं।
कोरोना के बाद में बहुत सारे जो सिस्टम हैं शरीर के, लंग, लीवर, ब्रेन, सभी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उससे समस्या तो होती है, लेकिन अगर सही समय पे बच्चे को बीमारी पकड़ ली जाए और सही समय पे उपचार शुरू कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब तक कोरोना खत्म ना हो जाए या वैक्सीन ना आ जाए, बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना ले जाए। प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपाय है। जी। ट्रीटमेंट से और बेहतर जी प्रिवेंशन है। अगर हम बचाव कर ले जाएं, हैंड हाइजीन, मास्क और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं, तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। और जो बड़े लोग हैं बाहर से आए तो हमेशा मास्क बाहर उतार दें, अंदर लेके ना आए। बाहर हाथ, फेस ये सब धुल के आए तो घर के अंदर इन्फेक्शन आने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। जी तो उससे बच्चों का भी बचाव होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक जो बचाव है, मास्क, हैंड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन, ये सब मेंटेन करके रखना है। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है बच्चों के न्यूट्रिशन पे। बच्चों को हेल्दी डाइट देना है जिसमें मल्टीविटामिन, विटामिन D3 सप्लीमेंट अभी जी रखना है, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। बच्चों को इन्फेक्शन अगर हो भी तो वो ज्यादा इफेक्ट ना डाले शरीर पे। जी। मतलब यहाँ पर आज कोरोना काल में बच्चों को अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो सिखाना है ही, एहतियात बरतना तो है ही, इसके साथ साथ उनके पोषण पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, तभी हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को मुझे लगता है कि अभिभावक भी सुन रहे हैं, अपने दिलो दिमाग में इस पॉइंट्स को डाल लें और पूरी तरह से एहतियात ज़रूर बरतें। अच्छा, इसके इधर डॉक्टर साहब ये भी समस्या सामने आ रही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो जोड़ों का आकार होता है, पैर होते हैं, उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है और पूरी तरह से ये देखा जाता है कि पैर जो आकार होता है गड़बड़ी उसमें देखने को मिलती है। तो ऐसी समस्या क्यों पैदा होती है? क्या ये समस्या आगे चलकर कोई परेशानी का सबब बन सकती है? इसको क्या ठीक किया जा सकता है? पेट में बच्चे जो रहते हैं वो अक्सर सिकुड़े हुए होते हैं, फ्लेक्शन में होता है। हिप फ्लेक्शन, नी पे फ्लेक्शन, सारे जॉइंट पे फ्लेक्शन की पोजीशन पे होते हैं। जी प्लस अगर बच्चा कभी उसमें रोटेट कर गया, कहीं कोई अंग दबा रह गया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तिरछा हो सकता है। तो वो ग्रोथ के साथ अधिकतर सही हो जाते हैं। जिसमें ज्यादा डिफॉर्मिटी होती है उसी में इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो अपने आप ग्रोथ के साथ सही हो जाते हैं। जी। और अगर बात करें, अगर समय के साथ भी अगर ऐसा ठीक नहीं हो पाता है, चूंकि ये देखने को मिलता है बड़े बड़े व्यक्तियों में, युवाओं में, यहाँ तक कि वयोवृद्ध व्यक्तियों में भी इस तरह की समस्या होती है, तो आगे चलकर अगर खुद ब खुद ठीक नहीं होता है तो अगर इंसान अगर खुद से प्रयास करना तो चाहे तो क्या कर सकता है? एक नॉर्मल चीज होता है, जैसे थोड़ा सा लेग थोड़ा सा बेंड रहते हैं, आर्म थोड़ा बेंड रहते हैं, वो चीज नॉर्मल है, वो ग्रोथ के साथ में सही हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पे एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी है तो उसका इंटरवेंशन तुरंत करवाना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अगर उसमें जी नॉर्मल चीज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जी अगर कोई एबनॉर्मल है तो उसका इंटरवेंशन तुरंत होना चाहिए। वो उम्र के साथ में सही होने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है कि उसका नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। जी। घनश्याम गुप्ता जी, एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए दर्शक पूछ रहे हैं कि बच्चों में एग्रेशन लेवल समय के साथ अब देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा है और बिहेवियर प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटें? देखिए, बच्चों को प्यार से रखना चाहिए, बहुत ज्यादा डांट के नहीं रखना चाहिए। और जिन बच्चों में थोड़ा इरिटेबिलिटी होती है उसमें आयरन डिफिशियंसी कॉमन है। इंडिया का जो जी इकोनॉमिक स्टेटस है अधिकतर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के होते हैं, तो उसमें बच्चों के न्यूट्रिशन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों से प्रेम से बात नहीं करते हैं, उनको खिलाने के लिए बाहर लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं, उनके साथ घुल मिल के रहें, तो ये सब बिहेवियर कम हो जाते हैं। 4 से 6 साल के उम्र के बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कभी कभी होता है, तो वो जी सब प्यार से टैकल करने पे सही हो जाते हैं। जी। और इसके तरह बात करें, बैक्टीरियल साइनस की परेशानी भी बच्चों में देखने को मिलती है, तो इस परेशानी का क्या निदान हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है?
देखिए, अगर बैक्टीरियल साइनसाइटिस हुआ है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक चलेगी और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होगा तो उससे सही होगा। जी। और बच्चों में कैंसर की भी समस्या देखने को मिलती है, चाहे वह चाहे वह सिर का कैंसर हो, चाहे पेट का कैंसर हो, दिल का कैंसर हो। तो ऐसे में इस चीज़ का शुरुआती दौर पर ही पता लग जाए, माँ बाप को किस तरह के अगर एहतियात बरतने चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर से शुरुआत के समय में जब बच्चा पैदा होता है तभी एक विजिट करनी चाहिए और फर्स्ट 2 मंथ में 15 डेज पे विजिट करनी चाहिए। उसके बाद फिर 1 मंथ पे 6 मंथ तक विजिट करनी चाहिए, फिर 2 मंथ के गैप पे और फिर 6 मंथ के गैप पे एक बार विजिट करके दिखवा लेना चाहिए कि कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बच्चे को कोई खून की कमी नहीं है, तो ये सब चीज मालूम चल जाए। जी। और एक ये भी बच्चों में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि मौसम परिवर्तन के बाद एक ऐसी समस्या जो कहीं ना कहीं माँ बाप को परेशान करती है, बच्चों को तो परेशान करती है ही, काली खांसी की समस्या देखने को मिलती है। देखिए, काली खांसी से तो बचाव के लिए टीके लगते हैं, जो डीपीटी का टीका है। अब जी। बहुत कम केसेस हो गए हैं काली खांसी के, जी। नहीं तो आज से 15-20 साल पहले बहुत ज्यादा केसेस होते थे। काली खांसी में खांसी आती है तो लगातार कुछ देर तक आती रहती है, आते आते चेहरा लाल हो जाता है, उल्टी तक हो जाती है। लेकिन अब काली खांसी के केसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन अब बहुत ज्यादा होने लगा है। लोग अब खुद जाके वैक्सीन लगवाते हैं। जो शुरू में वैक्सीन लगता है 1.5 महीने, 2.5 महीने, जी। 3.5 महीने पे, डीपीटी का, डीपीटी में अब तो पेंटा पेंटा के नाम से गवर्नमेंट में लगता है। जी। उसमें हेपेटाइटिस बी और ऐड रहता है और 1.5 साल पे उसका बूस्टर डोज और 5 साल पे बूस्टर डोज लगता है। तो उसकी वजह से अब काली खांसी के केसेस बहुत कम हो गए हैं। लेकिन जी। फिर भी काली खांसी के केसेस कुछ जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन कम हो रहा है या फिर जहाँ पे इम्यूनिटी थोड़ी बच्चे की कमजोर पड़ती है तो हो जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर से दिखा के सही से इलाज कराएं, वो ठीक हो जाता है, कोई जी। उसमें समस्या और नहीं। इसके लक्षण अगर शुरुआती तौर पर देखें, क्या शुरुआत में इस तरह के लक्षण होते हैं कि लगातार खांसी आती है या फिर ये समय के साथ बढ़ती है? नहीं, जब खांसी आना शुरू होगा तो नॉर्मली जैसे खांसी आती है वैसे जी। ही आएगी, लेकिन 2-3 दिन में खांसी जो है जब आएगी तो लगातार कुछ समय तक आएगी और जब नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो बूट्स में आती है खांसी, काली खांसी में, और खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है, एकदम जी। वोमिट जैसा बच्चा कर देता है, कभी कभी वोमिट भी हो जाती है। जी। और अगर इसके तरफ बात करें, सामान्य खांसी, जुकाम और टॉन्सिल की बात करें, तो बच्चों में इस तरह की समस्याएं पैदा क्यों होती है? क्या इसका स्थायी इलाज हो सकता है? स्थायी इलाज पर्सनल हाइजीन से और प्रॉपर वैक्सीनेशन से ही हो सकता है। और जो टांसिलाइटिस है, टांसिल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो कुछ तो जिनके प्रति वैक्सीन नहीं बनी है वो इन्फेक्शन होगा तो उसको अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से ही सही हो जाएगा। जी। तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई समस्या अगर ऐसी हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जी। अपने आप मेडिकेशन नहीं देना चाहिए उसमें। जी। मतलब खुद के डॉक्टर ना बने, अगर कुछ भी समस्या हाँ और परेशानी आती है तो तुरंत डॉक्टर से हाँ, तो संपर्क करें। हाँ, जी। आपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। जी। घनश्याम गुप्ता जी, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है कि हर माता पिता के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है कि जागरूक भी नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि बच्चा जब पैदा होता है और उसके कुछ महीने और साल तक कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए ताकि वो समस्या आगे चलकर बड़ी ना हो। तो मैं चाहूँगा कि आप विस्तार पूर्वक ये बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कौन से टीके लगवाने चाहिए और उसके कुछ महीने और साल तक कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए, ताकि कोई जो समस्या है वो आगे चलकर एक बड़ा रोग ना बन जाए। जी, बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट 24 आवर में उसको बीसीजी का वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ये लग जाना चाहिए। उसके बाद 1.5 महीने पे लगता है, 1.5 महीने पे डीपीटी का वैक्सीन, हिप का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, पोलियो का इंजेक्टेबल वैक्सीन, इतना लगना, और रोटा वायरस वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये 1.5 महीने पे है। 2.5 महीने पे भी सेम वैक्सीन है और 3.5 महीने पे भी सेम वैक्सीन है।
मतलब 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे सेम वैक्सीन है। उसके बाद 6 मंथ पे है। 6 मंथ पे गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नहीं जी है, प्राइवेट में टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन अभी लग रहा है और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लग रहा है। उसके बाद 9 मंथ पे वैक्सीन है। 9 मंथ पे वैक्सीन जी MMR है, मीजल्स मम्प्स रूबेला का, और मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। उसके बाद 12 मंथ पे है। 12 मंथ पे हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, जापानीज इंकेफेलाइटिस का है। जापानीज इंकेफेलाइटिस गवर्नमेंट सेक्टर में 9 मंथ पे लगता है। और उसके बाद फिर 15 मंथ पे है चिकन पॉक्स का वैक्सीन, न्यूमोकोकल का वैक्सीन और MMR का बूस्टर डोज। फिर 16 टू 18 मंथ पे है DPT का वैक्सीन, हिप का वैक्सीन और पोलियो का। जी इसके बाद फिर 4 टू 6 इयर्स के बीच में लगता है DPT का बूस्टर डोज जी और MMR का वैक्सीन। जी। और ये सवाल मैंने ना और डॉक्टर फिर जी जी डॉक्टर साहब, ये 10 सवाल ईयर मैंने पे, जी हेलो, जी डॉक्टर साहब अपनी अब अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं आप। 10 ईयर पे फिर DPT TT का वैक्सीन है। जी जी और प्लीज। फीमेल्स में 10 इयर्स के ऊपर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आता है, वो उसका वैक्सीन है। जी, ये सवाल डॉक्टर साहब मैंने आपसे इसलिए पूछा था चूंकि कई वर्षों पहले दिल्ली के अंदर और अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी कि माता पिता इस संबंध में जागरूक नहीं थे कि उनको कौन सा टीका बच्चों को लगवाना चाहिए। आपको पता होगा इस बारे में कि डिप्थीरिया नाम की एक बीमारी ने कई बच्चों की जान ले ली थी। तो डिप्थीरिया का जो अब इंजेक्शन जो लगना चाहिए था उन माता पिता ने नहीं लगवाया था, जिस वजह से वो गंभीर रोग बना और कई बच्चों की मृत्यु भी हुई थी। तो डिप्थीरिया नाम की बीमारी के बारे में मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं किस तरह की बीमारी है, कितनी गंभीर है और ये कब ऐसी स्थितियां पैदा होती है और इसके लक्षण क्या शुरुआत में हो सकते हैं। डिप्थीरिया को गला घोटू भी कहते हैं, जी जिसमें मुंह के अंदर, गले के अंदर पूरा एक व्हाइट मेम्ब्रेन बन जाती है, जो कि एकदम पूरी तरीके से स्टिकी रहती है। अगर उसको हटाते हैं तो वहां से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो डिप्थीरिया का जो इलाज है, उससे डिप्थीरिया बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है और पूरी तरीके से लगभग खत्म भी है। कहीं कहीं आउटब्रेक के रूप में डिप्थीरिया आ जाता है, जहां पे वैक्सीन नहीं लगती है, केवल वहीं पे ये हुआ है, या जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उसी को डिप्थीरिया होता है। तो जरूरी है कि जो टीके लगते हैं अगर समय से लगवाए जाए तो डिप्थीरिया का केस मिलेगा नहीं। डिप्थीरिया के लिए इलाज में बड़ी दिक्कत होती है। जी अगर गले में ज्यादा चोटिंग होने लगती है तो वहां पे गले में एक नली डालनी पड़ती है, सुराख करना पड़ता है, जी ट्रेकोस्टमी करनी पड़ती है। तो उसमें भी हीलिंग में समय लगता है। सांस लेने के लिए एक अलग रास्ता बनाया जाता है। उसमें डिप्थीरिया के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, वो भी इस समय अब प्रोडक्शन बहुत कम हो गया तो मिल नहीं पाता है, तो समस्या होती है। तो उस सबसे बचाव के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है और वैक्सीन से ही सब चीजों को खत्म किया जा सकता है। जी। और ये ज़रूरी है क्या अगर बच्चे ने वैक्सीन लगवाई हो बचपन में लेकिन आगे चलकर ये अगर ये समस्या आती है तो जानलेवा हो सकती है। नहीं, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कोई बीमारी होती है तो उसके प्रति बॉडी में इम्यूनिटी होती है, तो वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होगा, तो उससे कोई जान को खतरा नहीं होगा। जी, एक और ये सवाल है, अंतिम सवाल है, आप मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में बताएं ताकि माता पिता को भी ठीक तरीके से समझ आ जाए। सवाल ये है कि बच्चों को यूटीआई इन्फेक्शन होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन फीमेल्स में ज्यादा होता है जी और मेल्स में थोड़ा कम होता है, क्योंकि फीमेल का जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो जी वहां से इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो यूटीआई से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन है, अगर टॉयलेट में जाते हैं हमेशा वॉश करते हैं, प्लस पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज करें। पब्लिक टॉयलेट में बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी तो या तो
हाइजीन थोड़ा मेंटेन हो, वहां पे जाएं तो ये सब संभावना कम होगी। बस पर्सनल हाइजीन से ही इसको कम किया जा सकता है। जी, चलिए डॉक्टर घनश्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सभी माता पिता के लिए खास कार्यक्रम था, वो अपने बच्चों के लिए ये सोच सकते हैं और ये देख सकते हैं कि बच्चों को अलग अलग तरह की समस्या होती है, अलग अलग तरह के रोग होते हैं। ऐसे में खुद का डॉक्टर बनना कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। इसलिए जब भी कोई बच्चों को समस्या सामने आए, कुछ भी परेशानी सामने आए या फिर कोई भी रोग हो जिसके शुरुआती लक्षण आपको पता हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, खुद के डॉक्टर ना बने। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर पास।